हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेवी डबल ए में एक टॉपिक होता है जिससे कि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उस टॉपिक का नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो उससे आप लोग एग्जाम में एक या दो प्रश्न तो जरूर आते हैं। तो उसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि स्किप करने पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में बोलिएगा कि नहीं समझ में आया। तो मैं आप लोग को जिस जो भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, तो इसमें क्वेश्चन क्या है ना कि कोई कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, कोई कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का है। तो सबसे पहले जो भी जैसा क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को उस हिसाब से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का है H2O का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। देखिए, ये बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जल का घनत्व जो होता है, अधिकतम घनत्व हम लोग को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलता है। तो अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ से आता है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। अगर उसका मैं हम अगर घनत्व का बात किया जाए उसका, तो P इज इक्वल टू, अगर जिसका भी घनत्व दो एलिमेंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन के एलिमेंट का हो जाएगा 8 एटॉमिक नंबर, और इसका हो जाएगा 1 × 2, तो 2 हो जाएगा। तो कटेगा तो 4 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का घनत्व, यानी कि सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पे मिला, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिला, तो अब हम लोग को चेंज किस में करना है, फ़ारेनहाइट पे करना है। अब अधिकतम घनत्व मिल गया, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर इसमें से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन रहता तो हम लोग टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे है, लेकिन फ़ारेनहाइट में है। तो देखिए क्या कर देंगे हम लोग, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड को। अब कैसे चेंज होता है, तो उसके लिए मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था, Tc/5 इज इक्वल टू Tf-32/9। ये फॉर्मूला है आप लोग का। फ़ारेनहाइट का वैल्यू यहाँ पे रखना है, सेल्सियस का वैल्यू यहाँ पे रखना है, और तब सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सेल्सियस मिल गया हम लोग को, तो 4/5 इज इक्वल टू, से फ़ारेनहाइट का वैल्यू नहीं पता है तो f लिखेंगे यहाँ पे, -32 करेंगे, अपॉन में 9 करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का। अब इसको देखिए, अब इसको कैलकुलेशन आप लोग खुद कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेट लगेगा। तो इसको कैलकुलेशन करने पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि f इज इक्वल टू 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर आएगा आप लोग का। यानी कि फर्स्ट का राइट आंसर आप लोग का हो गया डी नंबर हो गया फर्स्ट का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस ताप पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट स्केल मैपाने के पाठ्यांक समान होंगे। अब देखिए, पाठ्यांक समान का मतलब कि कितने मान रहेगा, मतलब कितना टेम्परेचर रहेगा। तो फ़ारेनहाइट में भी वैल्यू उतना ही रहेगा और सेल्सियस में भी वैल्यू उतना ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर है -40 डिग्री अगर जब रहेगा, तो सेंटीग्रेड में भी आप लोग का वैल्यू उतना ही आएगा और फ़ारेनहाइट में भी वैल्यू उतना ही आएगा। अगर नहीं यकीन है तो आप लोग खुद से चेक कर लीजिएगा, Tc/5 इज इक्वल टू Tf-32/9 वाला फॉर्मूले पे रख के। एक बार फ़ारेनहाइट की जगह पे -40 डिग्री रखिएगा, एक बार सेल्सियस की जगह पे -40 डिग्री रखिएगा, ठीक है। तो 2 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, ऑक्सीजन -180 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलती है, यह ताप है। अब इसको भी क्या करना है कि आप लोग को चेंज सिर्फ कर देना है 180 डिग्री को फ़ारेनहाइट में। तो इसको चेंज कीजिएगा आप लोग वही फॉर्मूला लगा के, Tc/5 इज इक्वल टू Tf-32/9। सेल्सियस की जगह पे 180 रख के -180 डिग्री और फ़ारेनहाइट का वैल्यू निकालिएगा आप लोग। तो थर्ड का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि -292 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बढ़ते अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर, ये एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझना है आप लोग को। किसी छड़ को गर्म करने पर उसमें होने वाला प्रसार निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता है, अनिर्भर नहीं करता है, पूछ रहा है कि निर्भर नहीं करता है, कहाँ पे निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए छड़ के पदार्थ पर, ऑप्शन बी ताप की वृद्धि पर, ऑप्शन सी प्रारंभिक लंबाई पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तार की वृद्धि पर, लंबाई, छड़ के गर्म करने पर किसी पे भी प्रभाव नहीं करता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, रेल की पटरियों के मध्य जोड़ पर कुछ स्थान छोड़ा जाता है क्योंकि। ऑप्शन ए ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचती है, ऑप्शन बी आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन सी धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी करने पर संकुचित होती है, ऑप्शन बी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, यानी कि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी करने पर संकुचित होती है। ये बात आप लोग को मेटल का जो कि
एडवांटेज है उसमें पढ़े होंगे आप लोग कि जब भी धातु को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो फैल जाता है और ठंडा होते हैं वो सिकुड़ जाता है, इसीलिए रेल के पटरियों के मध्य जोड़ पर थोड़ा सा खाली स्थान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है। किसी ताप T पर एक कांसे की पिन एक स्टील गुटके में किए गए छिद्र में फिट होने में थोड़ी बड़ी है। सही फिट होने के लिए आवश्यक ताप परिवर्तन न्यूनतम होगा जब ऑप्शन ए है केवल पिन को ठंडा किया जाए, ऑप्शन बी है आप लोग का केवल गुटके को गर्म किया जाए, ऑप्शन सी है गुटके व पिन दोनों को एक साथ गर्म किया जाए, ऑप्शन डी है गुटके व पिन दोनों को एक साथ ठंडा किया जाए। तो 6 नंबर का आप लोग का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 6 का बी, यानी कि केवल गुटके को गर्म किया जाए। गुटका को गर्म किया जाएगा तो अपने आप उसमें पिन फिट हो जाएगा। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको समझाने के लिए कोई ऐसा नहीं है, तो इसीलिए आप लोग थ्योरेटिकल समझ के इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, ये देखिए ये एक नियम पे आधारित है। द्रव के वास्तविक व आभासी प्रसार गुणांकों में संबंध प्रदर्शित करने का सही व्यंजक है। अब द्रव का वास्तविक और मतलब कि रियल और वर्चुअल इमेज प्रसार गुणांक बताने के लिए एक फॉर्मूला में दिया गया हुआ है। तो 7 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, यानी कि वाई गामा आर इज इक्वल टू गामा अल्फा प्लस गामा जी, ये हो गया। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। जब जल जमता है तो अणुओं के बीच की दूरी होती है कम की अधिक की अपरिवर्तित की शून्य। तो 8 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए, यानी कि कम। जब जल जमता है तो अणुओं के बीच की दूरी कम होती है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन बी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ऑप्शन सी दाब अधिक होने से गलनांक पहले घटता और फिर बढ़ता है, ऑप्शन डी है दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो 9 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। राइट आंसर क्या हो गया आप लोग का बी, यानी कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, देखिए क्या है क्वेश्चन। जो भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन रहेगा मैं आप लोग को बता दूंगा। देखिए 10 नंबर है। ठंडे प्रदेशों में झील तथा तालाब के जल का धीरे धीरे जमना उदाहरण है। ऑप्शन ए विशिष्ट ऊष्मा का, ऑप्शन बी आंतरिक ऊर्जा का, ऑप्शन सी गुप्त ऊर्जा का ऊष्मा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, यानी कि गुप्त ऊष्मा का। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, देखिए क्या है। एक आदर्श गैस यानी आइडियल गैस का प्रसार के दौरान ताप को नियत रखा जाता है। गैस बाहरी कार्य करती है। इस प्रक्रिया के दौरान गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एक है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अनुसार, यानी प्रथम नियम के अनुसार क्या बोलता है कि प्रथम नियम बोलता है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो इसमें क्या होता है ना कि कभी भी निकाय पर अगर कोई भी बाहरी अगर ऊर्जा लगता है, कोई भी बाहरी कार्य करता है, यानी डी डब्ल्यू वर्क अगर होता है तो वो क्या होता है आंतरिक में वृद्धि हो जाता है, उसके डी यू में वृद्धि हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं डी क्यू, यानी कि ऊष्मा में भी उसका बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर का आप लोग का सी, यानी कि स्थिर रहती है, ना कि बढ़ेगा ना कि घट जाएगा। तो वो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अनुसार होता है, यहाँ पे वो पूछ नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने आप लोग को थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ बता दिया कि कभी भी अगर उसके टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको भी नहीं छोड़िएगा, ठीक है। इसको तो छोड़ना ही नहीं है लेकिन उसको भी नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, देखिए क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सी गैस कार्यकारी पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए आदर्श गैस, ऑप्शन बी नियॉन गैस, ऑप्शन सी क्लोरीन गैस, ऑप्शन डी फ्रियोन गैस। तो 12 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, यानी कि फ्रियोन गैस हमेशा कार्यकारी पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। कमरे में रखे प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा, घटता है कि बढ़ जाता है कि अपरिवर्तित होता है कि कमरे के आकार पर निर्भर करता है। तो ये क्या होता है बढ़ जाएगा। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बढ़ जाएगा। आप लोग को लगेगा कि उससे कमरे का जो तापमान है वो घट जाता है कि मतलब ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, बढ़ जाएगा और टेम्परेचर उसका। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। ऊष्मागतिकी के किस नियम के अनुसार ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में नहीं बदला जा सकता है।
ऊष्मागतिकी के किस नियम से, तो यह द्वितीय नियम से नहीं किया जा सकता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम केल्विन प्लॉन्क कथन और कॉर्नवालिस का कथन जो था वो उन दोनों के कथन से ये बात स्पष्ट हो गया था कि ऊष्मा का संपूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तन असंभव है, ये बोला गया था केल्विन प्लॉन्क ने। और कलासियस ने बोला था कि बिना बाह्य ऊर्जा का उपयोग किए ऊष्मा का शीतल वस्तु कहीं भी बदला नहीं जा सकता है। स्रोत हस्तांतरण संभव नहीं है, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक संभव नहीं है, जो कि दोनों वैज्ञानिकों ने ये बात को स्पष्ट किया था अपने ऊष्मागतिकी के सेकंड नियम में। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऊष्मागतिकी निकाय की अवस्था दर्शाई जाती है। ऑप्शन ए केवल दाब द्वारा, ऑप्शन बी केवल आयतन द्वारा, ऑप्शन सी दाब आयतन तथा ताप द्वारा, ऑप्शन डी मोलों की संख्या द्वारा। तो 15 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दाब आयतन तथा ताप द्वारा। ये हो जाएगा 15 का राइट आंसर सी। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये एक आ गया न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा ही देर में बन जाएगा। एक आदर्श गैस के, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को क्या करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। अगर देख लीजिए, कभी भी अगर बोले कि गैस का कार्य निकालना होगा, कृत्य कार्य मतलब किया गया कार्य निकालना होगा, और दो चीज़ दिया रहे, अगर प्रेशर दिया रहे और कोई कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट वॉल्यूम दिया रहा है, कोई भी प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम दिया रहा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग डेल्टा भी से डिनोट कर लेंगे और प्रेशर को हम लोग पी से डिनोट कर लेंगे। और निकालना क्या है हम लोग को, डब्ल्यू, यानी कि वर्क डन निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा भी, ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। तो इसको करने के लिए सीधा सा बात है कि आप लोग का डेल्टा भी ये हो गया, पी ये हो गया, गुना कर दीजिए 50 गुना 0.5। अब इसको गुना करने पर कितना आएगा, 25 जूल, JOULE जूल। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का ए। मीटर क्यूब और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से करने पर, कन्वर्ट करने पर जूल में परिवर्तित होता है। ऊपर से आप लोग को एक बात ध्यान में रहना चाहिए कि वर्क का SI यूनिट जूल होता है। तो अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखिए क्या है। एक लंबी एक समान परिच्छेद की सुचालक छड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अस्थायी अवस्था में ऊष्मा का प्रभाव हो रहा है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रभावित ऊष्मा अनुक्रमानुपाती नहीं है। किसके अनुक्रमानुपाती नहीं है, तो ये तो एक है थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ऑप्शन ए परिच्छेद क्षेत्रफल के, ऑप्शन बी छड़ की लंबाई के, ऑप्शन सी दोनों सिरों के तपांतर के, ऑप्शन डी समय के। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि छड़ की लंबाई के, लेंथ ऑफ द रड के लंबाई पे ये निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कांच के एक टुकड़े को उच्च ताप तक गर्म करके ठंडा होने के लिए रखा गया। यदि वह चटक जाता है तो इसका मुख्यतः संभव कारण है। ऑप्शन ए ऊष्मा चालकता कम होना, ऑप्शन बी ऊष्मा चालकता अधिक हो जाना, और ऑप्शन डी है कांच में विशिष्ट ऊष्मा अधिक हो जाता है। कि ऑप्शन ए को ले लीजिए, कांच में विशिष्ट ऊष्मा बढ़ जाता है, और लास्ट ऑप्शन है 18 का कि इसका क्या हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऊष्मा चालकता कम हो जाता है। 18 का राइट आंसर क्या हो गया कि ऊष्मा चालकता कम हो जाता है। तो आई होप आप लोग को ये 18 का 18 क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन सभी दोस्तों के पास जो लोग नेवी, MR, SSR, AA, NDA, एयरफोर्स, XY ग्रुप सब किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोग को इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स, ओके बाय।